व मार्गदर्शन करावं. माननीय बामसेफ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा नई दिल्ली. हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए बहुत सारे विषय रखे गए हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो है वो ईवीएम मशीन है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ईवीएम मशीन की वजह से हम लोगों का जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार केवल मात्र संवैधानिक अधिकार नहीं है. वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट. हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है. जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं. सुप्रीम कोर्ट किसी फंडामेंटल राइट के विरोध में फैसला नहीं दे सकती. ये सुप्रीम कोर्ट पर भी संविधान के द्वारा बंधन रखा हुआ है. बल्कि दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान के माध्यम से ये बंधन डाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के समर्थन में बड़ा हो जाए. आर्टिकल 32 के तहत ये बंधन डाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी प्रकार की अधिकार रखने वाली व्यक्ति या संस्था अगर मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है तो सुप्रीम कोर्ट का उसको प्रोटेक्शन है. वो ऐसा कर नहीं सकती. कोई भी व्यक्ति, नागरिक, संस्था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर प्रूव करता है तो हाईकोर्ट भारत सरकार के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में फैसला दे सकता है. दिए गए हैं तमाम फैसले हैं. तो ये फंडामेंटल राइट के विरोध में किसी सरकार को जाने का कोई अधिकार नहीं है. वोट का अधिकार इसीलिए कह रहा हूं, वोट का अधिकार केवल मात्र अधिकार नहीं है, केवल मात्र संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, उससे आगे फंडामेंटल राइट है. और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना होने दे. वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है, तो इसका वायलेशन करने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है. ईवीएम मशीन के द्वारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है. मगर
फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? मान लो, मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता, ईवीएम मशीन में आप वोट डालते थे और उसमें वोटों की गड़बड़ी होती थी, तो जो सबसे पहले ईवीएम आया और सबसे पहले ईवीएम का उपयोग हुआ, उस ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते थे तो आपका वोट किस पार्टी के नाम पर जमा हुआ ये आंखों से दिखाई ही नहीं देता था। जबकि पहले बैलेट पेपर होता था, तो बैलेट पेपर होता था तो क्या होता था, तो आप उसको वहां देख सकते हैं। ईवीएम मशीन में जब सबसे पहले ईवीएम मशीन आई गई तो आपने वोट दिया, मान लो आपने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया और तमाम अलग पार्टी को दिया, जिसको भी दिया वो दिखाई नहीं देता कि आपने वोट किसको दिया। जबकि बैलेट पेपर में आपके आंखों के सामने आप वहां स्टैंप लगाते थे, स्टैंप लगाने के बाद फिर एक बार देखते थे, लगाती है, उसके बाद वोट करते थे। ईवीएम मशीन में सबसे पहले जो ईवीएम मशीन लाई गई थी उसमें दिखाई नहीं देता। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर होने के बाद दिखना शुरू हुआ। ऑर्डर होने के बाद दिखना शुरू हुआ। जब आप वोट देना शुरू किया तो फिर वहां दिखाई देता था आपका वोट इसके नाम पर आपने लगाया, दिखाई देता था। मगर ये टेक्नोलॉजी है, आपको दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद आपने स्टैंप लगाया, आपको दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद वो ईवीएम मशीन में जमा होता है। आपको दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद ईवीएम मशीन में जमा हो रहा है। दिखाई देने के बाद ईवीएम मशीन में जमा हो रहा है, उसको समय लग रहा है। जो समय लग रहा है उसी समय में वो मशीन के अंदर उसकी प्रक्रिया चल रही है, आंखों के सामने नहीं चल रही है। मशीन के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो आपने जिसको वोट दिया और वो वोट किसी और के नाम पर जमा हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है। आपने वोट दिया, आपको आंखों से दिखाई दिया, फिर टेक्नोलॉजी ने व्यवस्था किया कि ये चेंज करो, तो पसंद नहीं करती। ये वेरिफिकेशन करने के लिए किसी कैंडिडेट के पास कोई बात नहीं। मशीन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी ही नहीं है। एक तो जानकारी की साक्षरता, एक अक्षर की साक्षरता, हम लोग अभी भी बहुत सारे लोग अक्षर की साक्षरता में बचे हुए हैं। दूसरी जानकारी की साक्षरता, तीसरी साक्षरता है संगणक की साक्षरता, चौथी साक्षरता है टेक्नोलॉजी की साक्षरता है। क्या हमारा जवाब दे वो नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एक क्षण के बाद वो टेक्नोलॉजी क्या करने वाली है। यहां तो वोट देने के बाद दिखाई तो दिया, पहले दिखाई नहीं देता था, बाद में दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद जब वो ईवीएम मशीन में जमा हो रहा है, दिखाई देना और जमा होने के अंदर जो सेकंड का, उस सेकंड का अंतर है, उस सेकंड में आपने जिसको वोट दिया वो वोट किसी और के नाम पर जमा करवाया जा सकता है। आप बोलेंगे क्यों? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से कुछ भी किया जा सकता है। जब टेक्नोलॉजी से चांद पर आप जा सकते हो
और चांद पर जाके पैर पर खड़ा होकर चांद पर चल रहे हो। तो आप बोले हमारे लोग तो गांव के बिहार के लोग तो चांद को भगवान मानते थे। अब चांद को भगवान मानने वाले लोग, वो आदमी चांद के ऊपर ही जाके खड़ा हो गया है, भगवान के ऊपर खड़ा हो गया है। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मीनिंग ये है। तो टेक्नोलॉजी तो कहां से कहां होगी। तो इसलिए ईवीएम मशीन में ये जो वोटिंग हो रहा है, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा समझना जरूरी है। वो बैकग्राउंड क्या है? काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन्होंने एक राज्य सरकार अपने बलबूते पर 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में दी। तो उसमें बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए थी। तो बहुजन समाज पार्टी को 207 सीटें चुना कर लाई। 203 के जगह 207। 203 में सिंपल मेजोरिटी होती है, उन्होंने 207 सीटें चुना कर लाई और बहुमत हासिल करके मायावती को उत्तर प्रदेश का सिंगल पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बना। ईवीएम मशीन आने के पहले की घटना मैं आप लोगों को बहुत किया, क्योंकि हमारे लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। तो थोड़ी देर के लिए वो घटनाएं उसके सामने घटित होती है और उसके बाद वो भूल जाते हैं। मगर ये जो मायावती मुख्यमंत्री बनी वो ईवीएम से नहीं, वो ईवीएम से नहीं बनी, बैलेट पेपर से बनी। और वो बनने के बाद ईवीएम है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि ईवीएम मशीन उन्होंने योजना के तहत कराया। उस योजना का मकसद क्या था? उस योजना का मकसद था रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की होनी चाहिए। क्यों? लोकतंत्र में जो आज रूलिंग पार्टी है वो कल अपोजिशन हो सकती है, और जो अपोजिशन पार्टी है लोकतंत्र में वो सरकार बनाने वाली पार्टी हो सकती है। यही लोकतंत्र है। और अगर इन लोगों की कोई पार्टी अपोजिशन में आती है तो वो अपोजिशन की पार्टी रूलिंग पार्टी बन सकती है। तो इन लोगों को, जिनकी संख्या 85% है, ऐसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो हम तो ये भी नहीं कह रहे कि डायरेक्ट इनकी रूलिंग पार्टी सरकार बना ले। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले उनकी अपोजिशन पार्टी होगी और उसके बाद में रूलिंग पार्टी होगी। मगर ईवीएम मशीन के बाद में रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की है और अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मण। ऐसे फाइनल हो गए कि आपकी संख्या 85% है, आपके वोट भी 85% है, मगर आपकी सरकार कभी नहीं। ईवीएम मशीन का मकसद ब्राह्मणों की रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन भी ब्राह्मणों का ही हो। तो कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये व्यवस्था करने के लिए ईवीएम मशीन आएगी और ऐसा हो रहा है। अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो अपोजिशन कांग्रेस पार्टी। कल मान लो चुनाव होता है अगले 5 साल में, हो सकता है कांग्रेस सिंपल मेजोरिटी में आकर सरकार बना ले, ऐसा हो सकता है। तो ईवीएम मशीन के पीछे एक योजना है, हाइपोथेटिकल अंग्रेजी शब्द है, काल्पनिक भी अगर हम विचार करें तो, अगर कल्पना करें, ऐसी कल्पना की गई थी, मगर वो कल्पना नहीं रही, अब वो रियलिटी हो गई है। रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की है तो अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की है। जिसकी कल्पना की गई थी वो रियलिटी में आई। तो इसलिए
ईवीएम मशीन जो है वो इस देश के बहुसंख्यक लोग है, उन लोगों के अधिकारों को, साधारण अधिकारों को नहीं, मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को खत्म करने का काम ईवीएम मशीन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप इसके बारे में केस लेकर जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो केस लेकर जा सकते हैं, और केस लेकर जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें रख सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को न्याय मिलेगा, इसकी अपेक्षा आजकल करना मुश्किल हो गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन मानना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन मानकर उसके पहले जो हमारे पास उपाय है उसका उपयोग करना चाहिए। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है हमें राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना चाहिए, और वो संगठन कम से कम 15 लाख बूथों में कार्यरत वाला संगठन होना चाहिए, और 15 लाख बूथ के आधार पर आंदोलन करना चाहिए, और आंदोलन केवल आंदोलन नहीं होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। तो ये मामला ईवीएम मशीन का मामला जिसके माध्यम से उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल किया, तो उसके विरोध में साधारण आंदोलन से ये मामला हल होने वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि शासक वर्ग के लोग वहां बैठे हुए हैं। एक आदमी हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, एक आदमी हो गया, मगर इस तरह के जो फैसले हैं वो अकेला जस्टिस जजमेंट नहीं दे सकता, बेंच होना चाहिए 2 जज का, 3 जज का, तो दूसरा कोई आदमी नहीं है, तीसरा कोई आदमी नहीं है। अगर 3 लोगों का बड़ा बेंच होता है, क्योंकि ऐसे मामले सिंगल बेंच में नहीं आते हैं, कम से कम 3 जज के, 5 जज के इसमें आते हैं। एक आदमी चीफ जस्टिस है, मगर 3 आदमी का अगर बेंच बन जाए तो 2 उधर हो जाएंगे, और चीफ जस्टिस के भी विरोध में वो लोग फैसला सुना सकते हैं, और बहुमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बना सकता है, तो वो हमारे फेवर में नहीं हो सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी ऑप्शन नहीं है, अभी विकल्प नहीं है, अभी पर्याय नहीं है। अभी हमारे सामने आंदोलन का पर्याय है, और आंदोलन करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमारे पास जन आंदोलन करने का विकल्प है, और उसके लिए हम लोगों को आंदोलन की तैयारी करने का काम करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? तैयारी तो करने के लिए एक जिले में केवल एक आदमी चाहिए, आंदोलन तैयार करना है ना, तो एक जिले में केवल एक साल में एक आदमी आंदोलन तैयार कर सकता है। एक आदमी जिम्मेदारी हो तो वो मान लो 10 तहसील है, तो 10 तहसील 3 महीने में या 6 महीने में वो 10 तहसील में कमेटी बना सकता है, और 10 तहसीलों की कमेटी बनाने के बाद तहसील के जो लोग हैं, अगर उसमें एक आदमी अगर उस लेवल की समझदारी और काम करने वाला हो, तो वो 6 महीने में उसके नियंत्रण में जो 100, 150, 200 गांव है या 200-300 बूथ है, तो वो 6 महीने में उसके पास 180 दिन है, तो 180 दिन में वो अपने माध्यम से, अगर उसने ब्लॉक का संगठन बनाया और ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत का संगठन बनाया और बूथ लेवल का संगठन बनाया, तो 6 महीने में सारे गांव कवर हो सकते हैं, सारे बूथ खड़े हो सकते हैं। और इस तरह का काम 650 जिलों में या 600 जिलों में हो सकता है ऑल इंडिया में, और 600 जिलों में यह आंदोलन खड़ा किया जा सकता है एक साल में। इस तरह की समझदारी हो तो ये किया जा सकता है। मगर हम लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसा काम करने वाला एक कार्यकर्ता, इतना समझदारी वाला और टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर काम करने वाला आदमी हर जिले में उपलब्ध होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए इसका उपाय है कि हमने 2030 तक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया कि हमको 13 गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन
2030 तक बनना चाहिए। इस पर हम लोग काम करें। अगर 15 लाख बूथ का संगठन हो गया तो एक बूथ से अगर 10 लोग हमने मोबिलाइज किया, एक बूथ 1000 वोट का, उसमें 10 लोगों को मोबिलाइज किया तो कितना होगा? 15 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़ का होगा। अगर 100 लोगों को मोबिलाइज किया तो 15 करोड़ होगा। 15 करोड़ लोग अगर मान लो सड़कों पर उतर गए, गांधी ने 3 करोड़ लोगों को उतारा, थाकते चले गए थे। अगर हम 15 करोड़ लोगों को, जनता को, हमारे लोग हैं 85%, अगर हम 15 करोड़ लोगों को उतार देते हैं तो ये डायरेक्ट 50 से 60 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और आंदोलन को बहुत बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को 2 काम करनी चाहिए। एक तो जिला में इस तरह के लोगों को आप तैयार करो, वो सारे तहसीलों के यूनिट खड़ा करे, ब्लॉक के यूनिट तैयार करे, ग्राम पंचायत के यूनिट तैयार करे और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करे। अगर वो ऐसा करता है तो आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन होगा और जब ये जन आंदोलन होगा तो जन आंदोलन के द्वारा ये मामला हल हो सकता है। जैसे अंग्रेज जन आंदोलन के द्वारा 8 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। अगर ऐतिहासिक बहुत पुराना 2000 साल पुराना उदाहरण नहीं दे रहा, अभी बात को 100 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी पुरानी बात नहीं है, अभी करंट बात। तो ये किया जा सकता है और करने का प्लस पॉइंट क्या है? संख्या हमारी है, केवल हमारे लोगों को जागृत करने की जरूरत है, बहुसंख्या में लोगों को तैयार करने की जरूरत है। हम जिसको बहुजन कहते हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को मिलाकर बनता है। कम अधिक संख्या में सभी समूहों के लोग उसमें होने चाहिए। 6500 जाति के ना हो मगर सभी समूहों के होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, एक्टिव बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, नॉमिनी ट्राइब के होना चाहिए, एमबीसी के होना चाहिए, ओबीसी के होना चाहिए और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत ऐसे 14 से 15 सामाजिक समूहों के लोग होने चाहिए। अगर 14-15 सामाजिक समूहों के लोग देश के बूथ लेवल पर अगर सक्रिय रूप से लोगों को तैयार करते हैं, हर बूथ लेवल पर तैयार करते हैं तो ये आंदोलन विशाल जन आंदोलन में रूपांतरित हो सकता है। तो हमारे कार्यकर्ता को एक जिले में एक कार्यकर्ता सारे देश भर में 625 जिलों में मैं घूम करके अकेला इतना बड़ा संगठन करके मैं अपने उदाहरण से बता रहा। आप लोगों को इतना विशाल संगठन खड़ा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है या किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि मेरे जैसा हर देश भर में संगठन खड़ा करो, आपकी जिले का संगठन करो और उसके लिए अकेले को डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में जाना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील है, तहसील के नीचे ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत है। अगर आप मेजर यूनिट तैयार करते हो तो वहां एक कार्यकर्ता आपको तैयार करना है और उसके नीचे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के नीचे बूथ है और बूथ के नीचे जो सोशल भौगोलिक नेटवर्किंग है। अगर आपने यूनिट खड़ा कर दिया तो उसको भौगोलिक यूनिट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है आपको उस 1000 वोट में एससी के, एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोग होंगे तो उनको आप तैयार करते हो तो इसका मतलब है आपने बहुसंख्याक लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया। अगर बहुसंख्याक लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया तो आप इस आंदोलन के द्वारा ये मामला हल कर सकते हैं। अगर आपने ईवीएम मशीन को खत्म करने का काम नहीं किया तो आपका वोट खत्म हो गया। ईवीएम मशीन ने आपका मौलिक अधिकार जो वोट का अधिकार है वो है केवल तो रियलिटी में खत्म कर दिया, क्योंकि वोट का अधिकार नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। आप जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन नहीं सकते हैं
तो उनका अधिकार होगा शून्य हो गया। तो ईवीएम मशीन के ऊपर चला गया अधिकार, आपका अधिकार ईवीएम मशीन पर गया। पहले आप चुनते थे, अब ईवीएम चुनेगी। पहले आप चुनते थे रिप्रेजेंटेटिव को, अभी ईवीएम मशीन चुनेगी और चुनेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात डेवलप की है, ये बहुत खतरनाक बात है और इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। इसके लिए सारे देश भर में ये मामला हम लोग लेके जा रहे हैं। हम लोग ये बात कह रहे थे, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ भी बोलते हैं, तो जब उन लोगों को रट्टा लगना शुरू हो गया तो वो भी बोल रहे हैं। अभी राहुल गांधी नहीं बोल रहा है, अभी राहुल गांधी नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी ने बोला कि महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़े, ऐसा लोग बिहार में कि हमारे वोटों की चोरी हुई। ऐसा राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी का बयान है। और अगर ये बयान है तो इसका मतलब है कि जो हम कह रहे हैं वो बात अब उनको भी रियलाइज हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं। तो इस पर निश्चित रूप से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा महाबोधि टेम्पल एक्ट का है। तो महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। वो बनाया कैसे? 9 लोगों का उसमें अपॉइंट करते हैं, ऐसा कानून में करा हुआ है, 9 लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो 9 लोगों को अपॉइंट करने के लिए क्या किया उन्होंने कि ब्राह्मणों के 4 और बुद्धिस्ट लोगों के 4, और कानून में यह प्रावधान किया जिलाधिकारी जो है, डीएम जिलाधिकारी जो रहेगा वो उस कमेटी का चेयरमैन रहेगा। अगर वो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण है तो वो हो नहीं सकता, तो उसको बिहार के किसी और जिले से उसको लाकर वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो 4 ब्राह्मणों के और 4 बुद्धों के और एक जो जिलाधिकारी ब्राह्मण अगर उसको अध्यक्ष बनाया तो ब्राह्मणों के 5 हो गए, 5 ब्राह्मणों के हो गए। तो इसका मतलब है टेम्पल जो है बुद्धिस्ट लोगों का है और कब्जा कानून बनाकर नेहरू ने ब्राह्मणों का कानून बनाकर ब्राह्मणों का कब्जा करा है। ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं है, मगर ब्राह्मणों का कानून बनाकर कब्जा कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी, जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। यहाँ तो ऐसा दिखाई नहीं दे समाजवादी थे। यहाँ तो दिख रहा है कि ब्राह्मणों का कब्जा कर देते हैं, पहल करने वाला दिखाई दे रहा है। तो जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उनको मालूम है वो 3-3.5% लोग, तो या तो वो समाजवादी बनते हैं। समाजवादी क्यों बनते हैं? ब्राह्मण समाजवादी क्यों बनते हैं? समाजवादी का मतलब है गरीबों के समर्थक। समाजवादी का मतलब है गरीबों के समर्थक। तो गरीबों की संख्या ज्यादा है तो ब्राह्मण की इमेज गरीबों के समर्थक बनाते हैं, ताकि तमाम गरीब जो है उनको वोट देकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक में रूपांतरित करने का काम करते हैं। ये समाजवादी बनने के पीछे का रहस्य है। तो ब्राह्मण चुनाव जीतने के लिए समाजवादी बनता है। तो जवाहरलाल नेहरू इसी तरह से, क्योंकि उनको मालूम है एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, प्रौढ़ मताधिकार आ गया, जाति निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष वोट का अधिकार है। जाति और धर्म के आधार पर किसी को भी वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। बहुसंख्यक लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, ये जवाहरलाल नेहरू को भी मालूम है। तो इसलिए वो समाजवादी बना है वोट लेने के लिए, अन्यथा जवाहरलाल नेहरू समाजवादी नहीं थे। वो ब्राह्मणों के सारे कर्मकांड करते थे, ब्राह्मणों के जितने कर्मकांड है वो सारे न्याय करते थे। तो इसलिए ये तो मौलिक बात हमको समझना होगा कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक होने के लिए समाजवादी बनता है।
दूसरा तरीका है, और एक दूसरा तरीका है बहुसंख्यक बनने का, अल्पसंख्यक बनने को दूसरा तरीका डेवलप किया बहुसंख्यक बनने के लिए या बहुसंख्यकों का समर्थन हासिल करने के लिए राष्ट्रवाद। तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी होकर फिर हम लोगों को क्या लगता है, ऐसे हम देशभक्त लोग हैं। एक तो जन्मजात देशभक्त होना और एक प्रचार के द्वारा देशभक्त होना। कोई जो ब्राह्मण है प्रचार के द्वारा बने हुए देशभक्त लोग हैं, इसलिए सारे प्रचारकों के साथ लोग ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे लोकल मीडिया हो, सारा का सारा कब्जा उन लोगों ने करके रखा हुआ है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद भी बहुसंख्यक लोगों के वोट लेने का अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने डेवलप किया हुआ तरीका है। देखो समाजवाद है, दूसरा राष्ट्रवाद है। तो इसको आधार बनाकर आप लोग देखते होंगे कि ब्राह्मण या तो समाजवाद का सहारा ले रहा है या तो राष्ट्रवाद का सहारा ले रहा है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? जो ब्राह्मणवादी लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं हिंदुत्ववाद, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं आजकल प्रचार कर रहे हैं हिंदुत्ववाद। और हमारे बहुत सारे गरीब लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बीजेपी के लोगों को हिंदुत्ववादी कहते हैं। अरे ब्राह्मणवाद को छुपाने के लिए हिंदुत्ववाद नाम का शब्द लाया गया है, ब्राह्मणवाद पर पर्दा डालने के लिए हिंदुत्ववाद नाम का शब्द लाया गया है। तो आप लोगों को कभी भी जो हिंदुत्व शब्द यूज किया जा रहा है आप लोगों को नहीं करना चाहिए। कम से कम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को हिंदुत्व शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। और खासतौर पर मैं मुस्लिम लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग हिंदुत्ववादी नहीं है, ब्राह्मणवादी लोग है। और ब्राह्मण सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग है। कुछ छुपे हुए ब्राह्मणवादी है, प्रचंड ब्राह्मणवादी है, और लोग कुछ खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणवादी है। मगर वो खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणवादी लोग सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये अनुभव होने की वजह से ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उन लोगों ने हिंदुत्ववाद का सहारा लिया। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहने का मतलब क्या है? एससी एसटी ओबीसी को, ये एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं नहीं लिखा संविधान में ये हिंदू है। आप लोग थोड़ा संविधान पढ़ लो, ठीक से समझने की कोशिश करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा हिंदू है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कभी नहीं कहा हिंदू है। इसलिए उन्होंने संविधान में इनको एससी एसटी ओबीसी के तौर पर रिकॉग्नाइजेशन किया है, मान्यता दी है। और इन लोगों के पास संवैधानिक रूप से एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट भी है। तो ये सर्टिफाइड एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये सर्टिफाइड हिंदू नहीं है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोगों की सरकार आती है तो फिर तो ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक सिंपल ऑर्डर निकालना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक सिंपल ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालना होगा। सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसा मैं समझता हूं वैसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जा सकता है वो कानून के अनुसार, खत्म हो जाएगा सारा का मामला। और इस तरह से इन लोगों ने अपने आप को बहुसंख्यक बनने के लिए एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बना दिया, जो है नहीं। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखो तो ब्राह्मणों के जितने भी धर्मशास्त्र वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, तो आपको पता चलेगा ब्राह्मण धर्म है। ये हिंदू धर्म नहीं है। वेद में श्रुति में पुराण में रामायण में महाभारत में गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द मुसलमानों के आगमन के बाद भारत में आया। हिस्टोरिकल एविडेंस बता रहा हूं, मुसलमान जब भारत में आए तो हिंदू के
सिंधु नदी के पार होकर आए तो मुसलमानों ने ये शब्द उपयोग में लाए, तो मुसलमानों के आगमन के बाद हिंदू शब्द आए। सर का उच्चारण वो कर नहीं सकते थे, तो सर का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। और इस तरह से हिंदू शब्द मुसलमानों के आगमन के बाद आया। मुसलमानों के आगमन के पहले भारतीय लिटरेचर में कहीं पर भी हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। एलिनेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू शब्द जो है मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले भारतीय लिटरेचर, समग्र लिटरेचर, हिंदू शब्द ही नहीं, क्योंकि वेद तो बहुत पहले से, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण बहुत प्राचीन है, तो तब तो मुसलमान भारत में थे ही नहीं। बहुत बाद में मुसलमानों का आगमन हुआ, उस आगमन के बाद हिंदू शब्द आया, और हिंदू शब्द आने के बाद मुसलमानों ने जब सिंधु से हिंदू कहा, तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठित लीडर, पहला ब्राह्मणों का संगठित लीडर दयानंद सरस्वती था। दयानंद सरस्वती के पहले ब्राह्मणों का संगठित लीडर इतना बड़ा कोई नहीं था। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का सबसे बड़ा लीडर था। उसने कहा हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। ऐसा दयानंद सरस्वती, जो ब्राह्मणों का सबसे पहले संगठित रूप से लीडरशिप करने वाला आदमी, उसने कहा हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो फिर ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण ही कहते थे, ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे, मगर ब्राह्मण SC ST OBC मुस्लिम मराठा को हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू कहना कब शुरू किया? 1917 के बाद जब एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हुई। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? करोड़ मताधिकार। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर भेदभाव किए बगैर हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाएगा। तब ब्राह्मणों को पता चला हमको हम तो 3.5% लोग हैं। अगर इसी तरह का वोट का अधिकार हुआ तो हम लोगों को अधिकार खत्म हो जाएंगे और बहुसंख्यक लोगों के पास पावर ट्रांसफर हो जाएगा। चुनाव होगा तो जिनकी ज्यादा संख्या है उनके पास पावर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कई जगह राज्यों में ऐसा हो रहा है। अगर बिहार में होता है तो या तो ब्राह्मणों को नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है, या तो लालू प्रसाद का सहारा लेना पड़ता है। बीजेपी नीतीश कुमार का सहारा लेती है और कांग्रेस के लोग लालू प्रसाद का सहारा लेते हैं। ये जो बात मैं आपको उस समय जो लोग सोचते थे 1917 में, ऐसा तो आज समाज घटित हो रहा है। और इसलिए उन लोगों ने उस समय प्राण बनाकर हिंदू शब्द लाया। जो शब्द गाली सूचक था तो गाली सूचक था, ऐसा कहने वाले लोगों ने ही हिंदू शब्द हमारे लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। 6,500 जातियों के लिए उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे 6,500 जाति के SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाएंगे और ब्राह्मण अपने आप उसके नेता बन जाएंगे। ऐसे हो ब्राह्मणों ने कभी 10, 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा किया, उसके सामने प्रवचन दिया, हमारा हिंदू धर्म कैसा श्रेष्ठ धर्म है और उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा इतिहास में कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं, ऐसा कोई प्रवचन ब्राह्मण ने दिया, ऐसा एक भी एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत बताए होंगे तो बताएगा ना। हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत ही नहीं तो क्या बताएगा? कोई सिद्धांत है हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, शूद्रत्व को OBC के ऊपर थोपा जाना, ये तो मौलिक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत प्रचार करने के लिए जहां बहुसंख्यक लोगों का समर्थन कानून हासिल करना चाहते थे, ये बात कह नहीं सकते थे। किसी को शूद्र कहने वाले ब्राह्मण शूद्र कहना बंद कर दिया। OBC को शूद्र कहते थे, अब कोई ब्राह्मण OBC को शूद्र नहीं
कहता है, बल्कि ब्राह्मण किसको शूद्र कहते थे उसको हिंदू कहना शुरू कर दिया। और हिंदू के नाम पर जिस ओबीसी को वो शूद्र कहते थे, वो सारे ओबीसी ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा होकर केंद्र में एक शूद्र को प्रधानमंत्री बनाकर रखा। हमें गुलाम बनाओ मगर प्रधानमंत्री जरूर बनाओ। ये सिचुएशन, ये परिस्थिति जो है, इसका जो विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो समझने का एक मौलिक कारण है फुले शाह अम्बेडकर की समीक्षा करने की जो दृष्टि है वो भारत के किसी थिंकर के पास नहीं है। वो फुले शाह अम्बेडकर के जो विचार करने की उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि की वजह से ये विश्लेषण नहीं करता। अगर वो दृष्टि से विश्लेषण करो तो जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वही बातें सामने आती है। अन्यथा मैं किस आधार पर ये बातें आपको बता रहा हूँ, वो दृष्टि है जो हमारे महापुरुषों ने विचारधारा के आधार पर हमें दी, उस दृष्टि से विश्लेषण करके समझा रहा। अन्यथा मैं ये समझा नहीं सकता था। मुझे ही समझ में नहीं आएगा तो आपको कहां से समझाऊं? उस दृष्टि की वजह से मैं समझ रहा हूँ, उस दृष्टि की वजह से मैं समझा रहा हूँ, उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, यही रियलिटी भी है। इसलिए इसमें बदलाव करना जरूरी है और इसको बदलाव करने के लिए हम लोगों ने इससे बाहर निकलने का रास्ता है, वो है मूल्यवासी होना। जब मूल्यवासी है, मूल्यवासी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो ब्राह्मणों के चुंगल से हम लोग आजाद हो सकते हैं और आजाद हो सकते हैं, संगठित भी हो सकते हैं और मूल निवासी नाम का राष्ट्रवाद भी निर्माण कर सकते हैं और ये राष्ट्र को ब्राह्मणों के चुंगल से आजाद भी कर सकते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से भारत के आजाद होने का मतलब आजाद नहीं है, इस्लामों की गुलामी बन गए। ज्यादा खतरनाक शत्रु के दुश्मन, शत्रु के चुंगल में फंस गया भारत। 15 अगस्त 47 आजादी का दिन नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा भारत को गुलाम बनाने का दिन है। और इसके आधार पर मेरे खिलाफ मैं ऐसा बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करते। मैं तो सारे देश भर में बोल रहा हूं, सारे देश भर में बोल रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री उनका है। मैं तो यूपी में जाके बोल रहा हूं, उनका मुख्यमंत्री उनका है। वो जो मुख्यमंत्री है, अगर उसका इतिहास देखो तो वो पूर्व के नाग लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था बनाई, तो ये नाग लोगों के अंदर से क्षत्रिय वर्ण बनाया गया। तो वो क्षत्रिय वर्ण का एक आदमी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया। बीजेपी का बहुमत मिला और एक आदमी गोरखपुर में एमपी के लोग चुन रहा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री बनाया। उसके बहुमत बीजेपी को मिला, जो सिंगल आदमी था उसको उठाकर उसको मुख्यमंत्री बनाया। पता है वो तो बीजेपी का था, ये जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो बीजेपी का नहीं था। वो किसी मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आरएसएस बीजेपी के अंदर जब वो ऐसा फैसले करते हैं तो कोई आदमी करने के लिए खड़ा नहीं होता। अरे हमने लड़ाई लड़ी, हमने इतना किया, वो ओबीसी के आदमी का नाम लेकर चुनाव लड़े, वो ओबीसी का आदमी देखेगा, उसको मिलिट्री भी नहीं करा। क्या नाम उसका? क्या मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। आप लोगों को मालूम नहीं क्योंकि ऐसी दृष्टि नहीं है आप लोगों के पास। केशव वो प्रसाद, जो आदमी जिसका नाम लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, ओबीसी का आदमी था, केशव प्रसाद। तो इस तरह से उसके नाम पर वोट दिया, बहुमत हासिल किया, मगर बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री क्योंकि उसके नाम पर बहुमत नहीं मिल सकता था। ये बहुत सारी बातें हैं और क्योंकि रेडियम उनका है तो बहुत सारी बातें, झूठी बातों के बारे में वो लगातार बातें करते रहते हैं और जो सही बात है वो बात एकदम पीछे चली जाती है, रुक जाती है और पता ही नहीं चलता। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को प्लान बनाकर, योजना बनाकर बदलाव अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास
बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के अलावा मैं इसी में लगा हुआ हूँ। मैंने बहुत लंबा समय भामसेल का संगठन बनाने में लगाया, बहुत लंबा समय लगा। भामसेल जो है वो कर्मचारी लोगों का संगठन है। अभी मैं भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन करने वाला संगठन है उसका 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा करने में लगा हुआ हूँ और इसका टाइम बॉन्ड प्रोग्राम 2030 तक है। 15 लाख बूथ का संगठन बनना चाहिए 2030 तक। तो भामसे बनाने के लिए एक एक पढ़े लिखे आदमी को समझाते थे, आंदोलन करने के लिए एक एक आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे नेशनल इश्यूज है उस मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करें, आंदोलन खड़ा करेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक लाइन की खबर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सोचा हमने काम की एक लाइन की खबर नहीं चाहते। उनको मालूम है ये रियल आंदोलन है, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए इसलिए हाइड करते हैं। ना छापने का मतलब हाइड करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक फैल रहा है। तो आप लोगों को जो 15 लाख लोग हम तैयार कर रहे हैं तो 15 लाख लोग मीडिया का भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का। जिसके पास मोबाइल है, अभी आजकल जो स्मार्टफोन होता है, ये स्मार्टफोन हर आदमी के पास है और जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया चला सकता है। कितने लोगों को ये समझ में आता है? एक आदमी के पास में स्मार्टफोन है तो वो अपना सोशल मीडिया चला सकता है और 15 लाख कार्यकर्ता है तो 15 लाख सेंटर्स जो है सोशल मीडिया पे खड़े हो सकते हैं और इतना बड़ा मीडिया खड़ा होगा कि ब्राह्मणों का जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके मुकाबले में कहीं बड़ी खड़ा नहीं होगा। ये आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो करिए, जो आप कर सकते हो। चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से जो कर सकते हो करो, संगठित शक्ति का निर्माण करो। बदलाव हो सकता है संगठित शक्ति के बल पर, संगठित शक्ति से बदलाव होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। संगठित शक्ति से बदलाव होगा। मैं संगठित शक्ति निर्माण करने में लगा हुआ हूँ, उसके लिए मैंने बहुत जिंदगी का समय लगाया। 19 साल की मेरी उम्र थी, अभी 67 साल की मेरी उम्र हो गई है। इतना लंबा समय मैंने भामसेल का 625 किलो में संगठन खड़ा करने के समय लगाया। अब इसके आधार पर 15 लाख लोग का संगठन 2030 तक बनाना है। तो बेसिक संगठन रेडी है, रेडी होने की वजह से कर सकते हैं। केवल जो कर्मचारी लोग हैं उनको बूथ लेवल का संगठन बनाने के लिए किसी ने नहीं रोका। आंदोलन करने के लिए आपको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको राजनीति करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के लिए बोल रहा। भारत मुक्ति मोर्चा का भामसेल का अगर मान लो एक बूथ में एक कर्मचारी आपको मिलता है तो 15 लाख कर्मचारी मिलेंगे और एक कर्मचारी एक गांव में रहेगा, गांव के लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, कर्मचारी है, पढ़ा लिखा है। तो ऐसा आपको करना होगा। हमें अपने दिमाग से अपने रास्ते ढूंढने होंगे, कोई और रास्ता आपको बताने वाले नहीं है। मैं जो रास्ते आपको बता रहा हूँ उससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसा करना होगा। इस मौके पर साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। धन्यवाद। धन्यवाद साहेब। आपल्या नेतृत्वात देशामध्ये जे जन आंदोलन निर्माणाचे कार्य चालू आहे, नक्की सोलापूर जिल्ह्यातून सुद्धा हे जन आंदोलन करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिला जाईल असं या ठिकाणी आपल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने शब्द दिले। यानंतर आपण काही मान्यवर वैयक्तिक फोन देऊ इच्छित आहात तर त्यांना विनंती करते, भाऊसाहेब कांबळेकर यांना विनंती करते की त्यांनी लवकरात लवकर स्टेजवर येते। भाऊसाहेब कांबळेकर, बार्शी राज्यसभेचे भाऊसाहेब कांबळेकर लवकर। तर यानंतर महाराष्ट्राची एका कार्यक्रम थांबायचा आहे। महाराष्ट्र भारत मुक्ती मोर्चा भारत मुक्ती मोर्चा महाराष्ट्राच्या वतीने
मान्यवर वामन मेश्राम साहेब यांना जन आंदोलन निर्माण केले. त्यांच्या वैयक्तिक खर्चातून देवीची जागा महाडायरेक्टला विनंती करते की त्यांनी लवकरात लवकर स्टेजवर यायचे. प्रशांत गायकवाड सर, भारत दळवी सर, गणेश मुरगारे सर त्यांच्या सोबत आलेले सर. तर यानंतर या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा अभिषेक शिंदे सर यांना विनंती करते की आजच्या कार्यक्रमाचं त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. अभिषेक शिंदे सर. धन्यवाद. 14 जुलै 2025 रोजी भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्हास्तरीय प्रबोधन कार्यक्रमाचे संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. आजच्या या कार्यक्रमाची प्रस्तावना माननीय अशोक गायकवाड सर, भारत मुक्ती मोर्चा सोलापूर जिल्हाध्यक्ष यांनी केली. त्याबद्दल मी त्यांचे देखील आभार व्यक्त करतो. व त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माननीय मौलाना इब्राहिम जिल्हाध्यक्ष जमियत उलेमाए हिंद यांनी केले. मी सरांचे देखील आभार व्यक्त करतो. व त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मान्यवर, प्रमुख उपस्थित अतिथी व वक्तागण यांनी आपल्या समोर आपले विचार व्यक्त केले, अशा सर्व जणांचे मी आभार व्यक्त करतो. व त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून वामसेपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विधी जाधव सर यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे देखील आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर माननीय निशा मिश्रा मॅडम, बहुजन मुक्ती पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा महिला आघाडी यांनी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिली, त्याबद्दल मी त्यांचे देखील आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर माननीय चंद्रसेन लहाडे सर, राज्य अध्यक्ष मोर्या क्रांती संघ यांनी देखील या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं असे कलावती कांबळे मॅडम यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाची अध्यक्षता माननीय वामन मिश्राम साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा नवी दिल्ली यांनी केले. त्याबद्दल मी भारत मुक्ती मोर्चा सोलापूर जिल्हा युनिट व सर्व सहयोगी संघटनेच्या माध्यमातून साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. व या कार्यक्रमाला सफल करण्यासाठी ज्या नियोजन समितीने आणि कार्यकर्त्यांनी कष्ट घेतले अशा सर्व कार्यकर्ते आणि नियोजन समितीचे मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता इथं झाली अशी मी अध्यक्षाच्या अनुमतीने जाहीर करतो. धन्यवाद.